नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक शो खर्चा पानी। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं नरेंद्र ठाकुर, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आर्थिक मामलों के एकेडमिशियन हैं। आर्थिक मामलों की पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं और रिसर्च वगैरह भी काफी इनका मजबूत है। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आज हम इनसे आज की आर्थिक सुर्खियों पे बात करेंगे। ठाकुर जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज जो आर्थिक सुर्खियां हमारे पास है उनमें एक तरह का जुड़ाव है। वो खबरें तो अलग अलग हैं, लेकिन वो कम से कम एक मामले में वो जुड़ती हैं आपस में, वो है रोजगार। तो पहला तो रेलवे भर्ती को लेकर देश भर में आजकल बहुत हलचल है, आप सुन ही रहे हैं। दूसरा, टाटा का जो अधिग्रहण है, एयर इंडिया का जो अधिग्रहण है टाटा के हाथों, वो पूरा हो चुका है। और LIC के आईपीओ को लेकर के सरगर्मियां हैं थोड़ी सी। तो इन 3-4 खबरों पे हम बात करेंगे और उनके केंद्र में वही है नौकरी, रोजगार और उससे जुड़े हुए कई मुद्दे हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो रेलवे भर्ती को लेकर के आंदोलन चल रहा है बिहार, यूपी में, और खास करके जो गैप है, नौकरियों की जो उपलब्धता है और जो बेरोजगारी है उनके बीच का जो गैप है, उसको लेके आज अखबारों में 1-2 डेटा आए हैं सर। और सबसे बड़ी एक खबर ये है कि वो कहती है कि सरकारी नौकरियों की उपलब्धता जो है बहुत लगातार घटती जा रही है, और ये हाल रहा तो आने वाले दिनों में ये इस तरह के तनाव, इस तरह के आंदोलन रूटीन हो सकते हैं अगर इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो और इसमें जो रिपोर्ट हमारे पास है वो इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल है। इसके अलावा एक CMI का डेटा है जो ये कहता है कि भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो औसतन वो ग्लोबल रेट्स के मुकाबले पिछले 5-6 सालों से जो है बहुत गंभीर हालत में है। और उसने जोड़ा है, उसमें जिक्र किया गया है कि अभी जो आंदोलन चल रहा है वो एक ऐसा नहीं है कि जो प्रोसीजर है उसके खिलाफ आंदोलन है। वो हो सकता है कि जो छात्र आंदोलनरत हैं वो रेलवे की प्रोसीडिंग के खिलाफ है, भर्ती की प्रक्रिया के खिलाफ है, लेकिन जो उसके पीछे की जो सच्चाई है वो ये है कि देश में सरकारी नौकरियों की भयंकर किल्लत है और प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो फॉर्मल जो जॉब्स हैं वो बहुत तेजी से घट रहे हैं। तो मैं इस पे आपकी राय जानना चाहूंगा कि कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अच्छा इनिशिएटिव है एक तरह से, मतलब खर्चा पानी की तरफ से, कि यूथ का जो इशू है वो मुझे लगता है खासकर एजुकेटेड यूथ का, उसका ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि रोजगार का। और उसमें जो जिस तरह से खबरें आ रही हैं बिहार और यूपी से, किस तरह से जो है नौकरियां जो है लोग मांग रहे हैं, और खासकर जो है गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी वैकेंसियां कम हो रही है। बिल्कुल आपने सही बोला कि 91 के बाद 2018 से लेके 21 तक जो है वो स्लो डाउन जो है हाईएस्ट है ग्लोबल लेवल पे। और उसी कंपैरिजन जो कर रखा है कि उस टाइम में जो ऑल ओवर जो ग्लोबल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 6% था और भारत में वो 7% है। तो विश्व स्तर पे 6% जो बेरोजगारी दर थी 2018 और 21 के बीच में, वो जो है भारत में वो 7% थी बेरोजगारी दर। तो उससे पता लगता है कि भारतीय लेवल, मतलब भारतीय स्तर पे कितना ज्यादा बेरोजगारी का प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो गया है। और खासकर ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इंडिया जो है एक यूथ पॉपुलेशन वाला देश है, मतलब हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है इस टाइम वो इंडिया की है। मतलब एक तरह से मोरलेस अब चाइना को छोड़ रहा है इंडिया पॉपुलेशन वाइज भी, और यूथ का नंबर बहुत बड़ा है। तो इसलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उसी को मैं आगे एलेबोरेट कर रहा हूँ इसलिए कि ये चीजें हैं क्या। जैसे ये बात सही में ये खबर आ रही है कि 1.25 करोड़ कैंडिडेट रेलवे की नौकरी के लिए, मतलब और वैकेंसियां हैं सिर्फ 35,281। तो देखिए आप कहाँ 1.25 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख लोग जो हैं नौकरियां के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और नौकरियां हैं 35,281। तो वो एक भयावह स्थिति है। मुझे लगता है कि सरकार को वो उस पर समझना चाहिए। और इनफैक्ट जो आपने बिल्कुल CMI के डेटा के बारे में बात कही, तो मैं बिल्कुल जरूर कहूंगा कि देखिए आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, जो एक तरह से लोग काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, उस जो नौकरियां करना चाह रहे हैं कर रहे हैं, उसका रेट 40% से नीचे चला गया है। मतलब वो बहुत बड़ा, बहुत बहुत गंभीर है। और उसके अलावा चलो ये तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन साथ में हम देखें कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है जो CMI डेटा बोल रहा है वो डराने वाला है। उसमें क्या हो रहा है कि 2016 में जो एम्प्लॉयमेंट रेट था, मतलब नौकरी करने वालों की जो दर थी, वो 43% था।
2021 दिसंबर में वो 37% हो गया है। मतलब एक तरह से आप देखिए कि 6% जो है बेरोजगारी, एक तरह से रोजगार दर बढ़ा है, तो बेरोजगारी और ज्यादा जो है उसमें वृद्धि हुई है। और उसी में कंपेयर किया है यूपी के बारे में, कि यूपी में हमने देखा कि बीच में वो लाठीचार्ज भी हो रहा है और इस तरह की चीजें आ रही हैं जो बहुत दुखदायक है, कि यूथ को, और यूथ जो एजुकेटेड यूथ है उनके हॉस्टल में इस तरह से पुलिस घुस के और इस तरह से मार रही है, तो बहुत ही ये डराने की वाली वीडियो दिख रही है। जी। उसमें आप देखिए कि यूपी में जो ये रोजगार दर थी, जो हम भारतीय स्तर पे कह रहे थे कि 43 था 2016 में और 37 हो गया है दिसंबर में 21 में, वो यूपी में 39% था 2016 में, और अब हो गया है दिसंबर में वो हो गया 33%। तो जी। मतलब जाहिर सी बात है कि लोग यदि एजिटेट हो रहे हैं, और खासकर यूथ जिनके पास एनर्जी और है, ये उनके कोइंसिडेंस है कि यूपी और बिहार में इस वक्त जो छात्र आंदोलित है वो उधर हैं, और ये जो डेटा कह रहा है वो यूपी और बिहार की हालत बहुत बदतर बता रहा है कि अन्य राज्यों के मुकाबले वहाँ बेरोजगारी जो है की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है, और जैसा कि आप सीएमआई डेटा का हवाला दे रहे हैं। सही में कि मतलब ऑल इंडिया लेवल पे जब भी दोनों ही सालों में, चाहे 2016 की बात करें 21 की बात करें, वो ऑलरेडी वैसे ही जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हुआ है, उसके मुकाबले यूपी में तो और कम हो गया है वो। जी। तो वही हालत जो है वो बिहार की है। तो यदि हम्म। उस तरह के यदि प्रोटेस्ट दिख रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और रिजॉल्व करने के लिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल, कि एक तो जो सरकारी नौकरी हम कह ही रहे हैं, जो डेटा जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो रेलवे का डेटा है या ऑल ओवर डेटा है, उसमें सरकारी नौकरियां कम ही हुई, और 91 से वैसे ही निजीकरण का दौर इतना चला है कि सरकारी हम्म। क्षेत्र वैसे ही कम हो गया, चाहे स्टेट लेवल पे देखें या सेंट्रल लेवल पे। और उसका तो हमें डेटा में दिख ही रहा है, मैक्रो लेवल डेटा में। लेकिन जो अभी जो कोविड में, उसमें भी जो सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए था और नौकरियां बढ़ाई जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और दूसरी जी। बात है, जो हमें पहले हम खर्चा पानी की बात करते रहे हैं, कि ऑलरेडी जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुआ है इंडिया में, या तो उस लेवल पे जब इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो नेचुरली नौकरियां भी कम वो जनरेट कर पा रहे हैं। और इसीलिए हमें डिसलोकेशन भी दिख रहा है, कि आपको शेयर मार्केट में बूम थोड़े दिन तो दिखा, जो अब जो बुरा हाल भी है स्टॉक मार्केट का, लेकिन रियल इकोनॉमी में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है, जो काफी खबरें उसमें बोल भी रही हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो गया है, जो है वो आपका एक्सपोर्ट कम हो गया है। तो ये बहुत ही एक तरह से चिंताजनक स्थिति है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, या आने वाले दिनों के बजट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ इस तरफ जो है बजट रिफ्लेक्ट करे, जिससे कि ये बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा हो गया है और इतना यूथ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको रिजॉल्व कर पाए, गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ इंसेंटिव इस तरह से हो। जी। और नरेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि सरकारी नौकरियों में जो कमी आ रही है, इसको लेके एक मेरे मेरे पास एक डेटा है जो है तो डेटा सरकारी ही, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर सरकारी डेटा ऐसा कहता है तो एक्चुअल पोजीशन क्या होगी। नेशनल पेंशन सिस्टम के पेरोल डेटा के आधार पर बताया गया है कि 2020-21 में जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं वो करीब 27% कम हुई हैं उसके पहले साल के मुकाबले, और राज्यों की नौकरियां हैं उसमें करीब 21% की कमी आई है। तो ये जो जैसा कि इन खबरों में और इन एडिटोरियल्स में कहा गया है कि ये जो आंदोलन या ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वो ठीक है, वो उनके अपने समसामयिक इशू हो सकते हैं, लेकिन जो पीछे की सच्चाई है इसको अभी से अगर कंट्रोल किया गया, इस पर ध्यान दिया गया, तो एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ा क्लैश जो है वो मुझे लगता है थम सकता है। तो और जैसा कि आप कह रहे हैं कि तमाम तरह की इशू है, जैसे नौकरियां, इसमें कहा है कि राज्य जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें किस तरह के कॉन्स्ट्रेंट आ रहे हैं, जैसे कि हर स्टेट ने अब जो है रीजनल रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया है कि प्राइवेट जॉब में भी उसी स्टेट के लोगों के लिए इतना जॉब जो है वो रिजर्व रहना चाहिए। इसके अलावा और भी कई तरह की चीजें आ रही हैं। तो आपको लग रहा है कि अभी हमें प्लानिंग लेवल पे इस तरह की चीजों को थोड़ा सा रिजॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल, मतलब देखिए, आपकी जब वो स्टेट लेवल, मतलब इंडिया एक कंट्री है, एक देश है, उसमें यदि स्टेट लेवल पर रिजर्वेशन होने लगेगा, तो एक तरह से वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो बिल्कुल वो प्रोटेस्ट में दिख रहा है, जो वो बेरोजगारी के डेटा में दिख रहा है, कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल एक तरह से ये माइलेज है, कि इसमें अननेसेसरली बोला जा रहा है कि हरियाणा या कोई कोई और स्टेट जो है वो नौकरियों को इस तरह से रिजर्व कर देंगे। जी। ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप नौकरियाँ आप प्रोवाइड करेंगे ऑल इंडिया लेवल पे सभी स्टेट इंक्लूडिंग सेंटर, तो हम्म। फिर ये समस्या नहीं आएंगे कि जबरदस्ती ऐसे बोल दें कि रिजर्व कर दें। तो ऑलरेडी वो तो डिवाइड और इंक्रीज करेगा, वो जो सोशल कोहेशन है, कि भाई भारत एक है, हम एक हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं डिसमेंटल है। और उसकी बिल्कुल जड़ वही है कि जो बेरोजगारी के दर में हमें दिख रही है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि अप्रैल 2020 में
जो इंडिया की बेरोजगारी दर सीएमआई के अकॉर्डिंग वो 24% हो गई थी, 24.5%। ये जरूर है कि अभी 8% हुई है, लेकिन बिल्कुल 8% में भी हमें ध्यान देना होगा कि और देशों में ऑल ओवर, हाँ, 2018 से लेके 21 तक जो मैं कह रहा हूँ, उसमें 6% था और भारत में 7% है। और मान लीजिए सीएमआई अभी ये कह रही है 8% है, तो ध्यान रखना होगा हमें, रूरल सेक्टर में वो 8% है, लेकिन वो अर्बन एरियाज में 9% है। इसका मतलब जी डबल डिजिट 10% की तरफ जा रहा है बेरोजगारी दर। तो इस चीज को सरकार बिल्कुल एक तरह से इंसेंटिव प्रोवाइड करे बजट में, प्राइवेट सेक्टर को, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, जिस तरह से उनका इन्वेस्टमेंट जो है उसका पुश हो पाए, और साथ में सरकारी नौकरियों में जितनी वैकेंसीज हैं उनको भरे। और ये जो एक तरह से कॉस्ट सोशल जो डिस्टरबेंस दिख रही है और हम्म, जो प्रोटेस्ट दिख रहे हैं, उस पे कहीं ना कहीं वो पैसिफाई कर पाए उन चीजों जी। को। और एक रिपोर्ट जो बिल्कुल आप जो सदिच्छा दिखा रहे हैं उसके उलट जा रही है कि सरकार किस तरह इस हालात का बेजा फायदा उठाती हैं सरकारें, और खास करके कई तरह के जो रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं। इसमें मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि एक रिपोर्ट कहती है कि जो 35,000 भर्तियां निकाली गई, जिसका दावा तो पहले किया गया था 2019 में कि हम 4 लाख भर्तियां लाएंगे रेलवे में, और अभी जिन 35,000 भर्तियों को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है उसमें भी उसके अलावा 1 लाख इन्होंने डी ग्रुप कर्मचारियों की भर्ती निकाली थी। इन टोटल रिक्रूटमेंट में सर जो एग्जामिनेशन फीस ली गई थी वो शायद 500 रुपए से 2500 रुपए की ली गई, और एक अनुमान है कि रेलवे ने इस तरह से करीब 800 से 1400 करोड़ रुपए जो है वो जमा कर लिए। तो ये जो कुछ भी आक्रोश है लोगों लड़कों में कैंडिडेट्स में, वो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो एक्युमुलेट होकर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बड़ा जो है असंतोष या आक्रोश पैदा कर रही हैं। तो इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि आप एक तरफ तो वैकेंसी हैं और आप जॉब क्रिएट करने के बजाय इस तरह से जो है थोड़ी सी एप्थी दिखा रहे हैं। तो ये आपने सही कहा कि अगर ये पॉलिसी लेवल पे बजट में, मुझे लगता है इनके लिए बहुत ज्यादा ये होना चाहिए चिंता का सबब, और फोकस करना चाहिए। एक दूसरा जो हमारी आज की दूसरी सुर्खी हो सकती है और इससे जुड़ी हुई है, उसमें भी हम रोजगार का ही मसला देख सकते हैं। लेकिन आपको पहले मैं ब्रीफ कर दूं कि अभी जो टाटा का करीब 70 साल बाद इंडियन एयरलाइंस फिर से जो है वो टाटा के हाथ चली गई है, और उसका जो उसकी अधिग्रहण प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है, आपको पता है। अब आगे आप क्या देख रहे हैं कि इस लिहाज से भी, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसके संचालन को लेकर के भी, आपको पता है कि टाटा के हाथ तो गई है लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई, अभी तो भारी कर्ज तले दबी है, और करीब 20 करोड़ रुपए रोजाना उसका लॉस है जो उसको प्रॉफिट में बदलने की उनकी चुनौती होगी। तो आप इस पूरे जो है कि इस अधिग्रहण को कैसे देखते हैं, और खास करके क्योंकि जब जॉब को लेकर के इसमें कहा गया है कि कम से कम 1 साल तक कोई जॉब कट होने वाली नहीं है किसी के साथ, तो इस तरह के भी इशूज हैं। मैं चाहता हूँ कि आज अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खी है, तो आप इस पे भी थोड़ी रोशनी डालें। बिल्कुल, जो लास्ट बजट में सीतारमन जी ने कहा था कि हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी का ही ये एक नतीजा था। लेकिन वो काफी एक तरह से पब्लिक सेक्टर को डिसमेंटल करने के लिए ये इस तरह से प्राइवेट टेक ओवर कर रहे हैं। और कल हमने देखा मोदी जी भी एक तरह से टाटा सन के साथ बैठे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसमें यदि गहराई में जाएं तो ये 61,000 करोड़ रुपया जो है वो एयर इंडिया की वो डेट था, जिसको भी क्लियर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और हमें समझना होगा कि उसमें से जो 18,000 करोड़ रुपए की जो डील हुई है, उसमें से 15,300 करोड़ जो है वो क्या कहें कि वो उसमें लोन है जो इन्होंने 62,000 ही कह लें हम, 62,000 करोड़ में से 15,300 करोड़ जो है वो टाटा सन्स देगा। इसका मतलब ये है कि 75% जो लोन है वो सरकार ने दिया है, वो क्लियर किया है, जो कि 75% हुआ है 62,000 का 46,000 करोड़ रुपया। तो जी 40,000 करोड़ रुपए यदि वो गवर्नमेंट ने पे कर दिया है, तो इसका मतलब सिर्फ अब जो है टाटा को 15,300 करोड़ ही वो क्लियर करना है। और हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि इसका मतलब कि जब ये डील हुई, उस हम्म, डील में बेसिकली वो 18,000 करोड़ रुपए में से सिर्फ जो कैश दिया गया है टाटा द्वारा गवर्नमेंट को, वो 2,700 करोड़ रुपए दिया गया है। ये हम्म, हमें समझना होगा। तो जी इसका मतलब है कि कई ऐसे इकोनॉमिक्स बोल भी रहे थे कि उसका टोटल वैल्यूएशन जो था एयर इंडिया का, वो लगभग 75,000 करोड़ रुपया था। तो उसमें से यदि हमें सिर्फ 2,700 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो हमें मिल क्या रहा है फिर? और उसके अलावा एक बहुत बड़ी लिंकेज है, जो समझने की बात है, जो नौकरियों से लिंकेज है बात, कि जो 18,000 नौकरियां एयर इंडिया में हैं, मतलब 18,000 जी एम्प्लॉइज हैं, उन एम्प्लॉइज का क्या होगा? क्या यदि वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो कैसे वो चीजें मतलब ठीक होंगी? जैसे खबरें भी आ रही थी कि उनमें से काफी लोगों को वीआरएस दे दिया जाएगा।
और किस तरह की उनकी वर्किंग कंडीशन होगी, जो एक तरह से सिक्योरिटी पहले थी। तो इनफैक्ट जो यूथ तो एक तरह से फेस कर ही रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का एक तरह से प्रॉब्लम, लेकिन साथ में जो ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी जो है वीआरएस जो है इस तरह की जो डिसइन्वेस्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन मूव है, उससे हो रहा है। तो ये समझने की जरूरत है, मतलब इसमें मुझे लगता है कि सरकार को जरूर समझना होगा कि आप इस तरह के स्टेप ना उठाएं जो एंटी वर्कर्स हों। मतलब ये ठीक है कि एफिशिएंसी वाला इशू इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा वेलफेयर का इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर वर्कर्स का, जो कि हमें थोड़ा-सा क्या मतलब काफ़ी हद तक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिख रहा है। जी। तीसरी खबर भी हमारी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के है कि सरकार, आपको पता है कि इस साल करीब पौने 2 लाख करोड़ का इनका जो है लगभग ऐसा ही कुछ आंकड़ा है जो इनका टारगेट था, लेकिन वो अभी 9,000 करोड़ रुपए का ही वो डिसइन्वेस्टमेंट कर पाए हैं। और अभी एलआईसी को लेके बात चल रही है कि एलआईसी को आईपीओ आने वाला है और सरकार चाहती है कम से कम मार्च से पहले ही हम ये आईपीओ लाएं और वो जो टारगेट है भारी भरकम इस फिस्कल का, उसको हम पूरा कर लें। तो अभी तो आज 2-3 अखबारों में ये खबर हमने देखी कि एलआईसी का आईपीओ आ सकता है मार्च के पहले हफ्ते में, कहीं है कि मार्च के आखिरी हफ्ते तक आ सकता है। उसके वैल्यूएशन को लेके बड़ी अटकलें हैं कि कितना बड़ा होगा, लेकिन ये तय है कि ये देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। जैसा कि एक अनुमान है, खबरों की माने तो ये कहा जा रहा है कि लिस्टिंग के बाद ये टारगेट है कि उसका मार्केट वैल्यूएशन करीब 15 लाख करोड़ का हो, और इस अनुपात में जो आईपीओ साइज होगा वो 80,000, 70,000 से लेकर 80,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। लेकिन अभी तो चलिए उसका प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट फाइल होना है। लेकिन ये जो सवाल है कि क्या सरकार अपना जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है इस साल पूरा करने के लिए ये करने जा रही है, तो आप जिस तरह की आशंका जता रहे हैं कि टाटा का जो है वो हैंड ओवर किया टाटा को, या जो उसका अधिग्रहण हुआ उसमें बहुत कम कीमत पे इन्होंने ये पहल की, तो क्या इस तरह की हड़बड़ी इस आईपीओ में भी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आप यदि इसको इस तरह से लिंकेज समझें, मतलब सीतारमण जी ने यही टारगेट किया था कि 1.7 लाख करोड़ रुपए जो है हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्राइवेटाइज़ करते उसके थ्रू ही होता। तो आपने ठीक डेटा दिया कि उनके पास जो है अभी भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, प्राइवेटाइज़ नहीं कर पाए हैं, और इसीलिए इनका पहले मकसद तो यही था कि दिसंबर तक जो है वो आईपीओ लाएँ, एलआईसी का के थ्रू जो डिसइन्वेस्टमेंट करें एलआईसी की, और उसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बात थी, जिससे कि 1 लाख करोड़ टोटल का थोड़ा टारगेट जो है अचीव हो पाए 31 मार्च तक। हाँ, अ, सरकार अपने हिस्से का जो शेयर होगा उसको बेच के वो 1 लाख करोड़ रुपए निकालना चाहती है। लेकिन बिल्कुल। ये तो कोई नहीं जानता कि लिस्टिंग क्या होगी और फिर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा, वो तो फिर ओपन मार्केट में आने के बाद चीजें बदल जाएंगी। लेकिन आप सही कह रहे हैं, और आपने ये जो आपने इशारा किया कि जिस तरह से ये चीजों को निकाल रहे हैं कंपनियों को, और अभी जो टारगेट पे हैं 5-7 कंपनियां हैं जो इनको बेचना है, तो मैं चाहता हूं कि अपनी बात आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और बताएं कि कैसे ये अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल, उसमें मतलब हमें पॉलिटिकली भी, मतलब क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बात करता रहता हूँ, जिससे कि दर्शकों को समझ भी आए वो, कि ये हमें ध्यान रखना होगा कि दिसंबर में होने वाला था, अब वो मार्च में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन है। तो जी। इसलिए वो ज़रूर देखना चाहेगी मोदी गवर्नमेंट कि उन स्टेट लेवल पे उनका क्या रिजल्ट रहा है। मैं पहले भी एस्टिमेट करता रहा हूँ कि इसका मतलब ये साफ है कि ये एक कंट्राडिक्शन है, एक द्वंद है, कि जो लोगों को पसंद है वो सरकार को कई चीजें पसंद नहीं है। इन द सेंस कि जब आप, मैंने पहले भी कहा कि आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन वाला मूव जो है वो लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए आप ये देख रहे हैं कि एक बार हम जीत जाएं, हाँ, जी। फिर उसके बाद जो है मार्च में हम जो है दोबारा डिसइन्वेस्टमेंट एलआईसी का प्रोसेस हम शुरू करें, और जो आपने टारगेट रखा है उसको अचीव कर पाए। तो हम्म। इसमें मुझे लगता है कि बैलेंस व्यू लेना पड़ेगा सरकार को, और ये एक तरह से मुझे लगता है लोगों को भी समझना होगा कि देखिए सरकार जो है लोगों के लिए है, तो जो आपके वोट्स हैं वो उसके ऊपर मैटर करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो आप अपने वेलफेयर के लिए चाहते हैं वही लिंकेज आपकी वो गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पे भी हो, और आपको लगता है कि ये पॉलिसीज जो हैं वेलफेयर वाली हैं तो करा जाए। पर लेकिन मुझे ये ऐसा लग रहा है कि अभी वेट हो रहा है, और यदि वो रिजल्ट फेवर में आता है बीजेपी के, हम्म। तो जाहिर सी बात है कि आप हम देखेंगे कि मार्च में वो आईपीओ आएगा और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस एलआईसी का शुरू होगा। यदि यदि रिजल्ट डिफरेंट आते हैं, आउट ऑफ 5 स्टेट में से 4 में से यदि लॉस हम्म। होता है बीजेपी का, तो मुझे आप देखिएगा कि वो
जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो रुकेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हाँ, हुआ लेकिन है। मुझे आपकी आशंकाएं बेबुनियाद नहीं लग रही हैं, क्योंकि ये लाइन में केवल LIC ही नहीं है, और भी कंपनियां, आपको पता है कि जो फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जो और कंपनियां हैं डिसइन्वेस्टमेंट की लाइन में, उसमें भारत पेट्रोलियम था, BEML की बात की गई थी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था, और साथ ही ये जो दो सार्वजनिक बैंक हैं, मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये तो बिल्कुल। बिल्कुल इन पे तो फैसले हो चुके हैं कि इनको करना ही है। तो अब इन पे भी इस तरह का आप सही कह रहे हैं कि अगर इसका थोड़ा पॉलिटिकल लिंकेज है तो हो सकता है इसी वजह से इसमें देरी हो रही हो। लेकिन मैं सर एक तरह नरेंद्र जी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जो LIC बहुत बड़ा IPO है, आपको पता है, और जो आएगा तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें, कोल इंडिया का IPO बहुत साल पहले आया था, करीब 15,000 करोड़ का साइज था, और एक अभी पेटीएम का आया था प्राइवेट सेक्टर में, वो भी 18,000 करोड़ का था। उस इसकी तुलना में तो बहुत बड़ा IPO है, और बहुत बड़ा इसका एक वो एम्प्लॉइज है इसमें, और ये जो उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉइज को ये 10% उसमें देंगे, रियायत देंगे कीमतों में भी और उसके एलोकेशन में भी। तो अब ये हालांकि साफ नहीं है, अभी तो ड्राफ्ट आ जाए, उसकी क्लियरिटी आ जाए कि कैसे दे पाएंगे, क्या करेंगे। फिर से जो इनके पॉलिसी होल्डर्स है, मेरे ख्याल से करोड़ों में है, करीब 28 करोड़ पॉलिसीज हैं जो LIC के पूरे देश में फैली हुई हैं। तो उनके लिए भी कहा जा रहा है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको भी इसमें कुछ रियायतें मिलेंगी। आपको क्या लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो एम्प्लॉइज हैं, इस लेवल पे भी कुछ आप देख रहे हैं आकर्षण इस IPO में? मुझे तो यही लगता है कि अल्टीमेटली एक लेवल पे ये ऐसे इस तरह का अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि उससे एम्प्लॉयज को भी थोड़ा फायदा होगा, लेकिन एज ए होल मैं इसको पूरे प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को प्राइवेटाइजेशन के लेवल पे ही देखता हूँ। और यदि देखिए गवर्नमेंट जो है वो इसलिए बनी है कि आप जो है लोगों को प्रोटेक्ट करें या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्रोटेक्ट करें। ये जरूर है कि आजकल 91 के बाद ये पॉलिसीज आई हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन का मूव ज्यादा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन से कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को फायदा नहीं होता है। जी। हो सकता है स्टॉक मार्केट, और वो दिखा भी है। आप स्टॉक मार्केट में देखिए, हम पहले भी चेताते रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि आप ध्यान रखें कि आपको एक जंप दिखता है 62,000 तक, और उसके बाद धीरे धीरे अब जो है 56,000 जो टच कर रहा है। तो इसमें बड़े इन्वेस्टर्स नहीं जो है पिसते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो ज्यादा पिसते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनका छोटा इन्वेस्टमेंट होता है, उनके लाइवलीहुड का इशू होता है। तो जी। मैं तो यही कहूंगा कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा भी वेट करें, वॉच करें। ऑलरेडी जो है डाउनफॉल दिख रहा है हमें स्टॉक मार्केट में, तो उस लेवल पे आप एक तरह से बैलेंस रखें, मतलब जी। इन्वेस्टर्स के लिए मैं कह रहा हूँ। और जहां तक आप वर्कर्स की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कभी भी प्राइवेटाइजेशन से वर्कर्स का फायदा नहीं होता है। वो एयर इंडिया से भी प्रूव हो रहा है, और जगह भी वो चीजें प्रूव हुई हैं। तो उसमें हमें कहीं ना कहीं इस तरह की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमेशा चाहिए, जो अल्टीमेटली एक तरह से प्रोटेक्शन दे वर्कर्स को। ये जनरली एक डिबेट चली भी है, हम पहले भी बात करते रहे हैं कि जी एफिशिएंट जो है सिर्फ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ही होता है और पब्लिक सेक्टर नहीं होता है। ऐसा मुझे एज इकोनॉमिक्स नहीं लगता, और ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स है जो मानते हैं। ये बात दूसरी है कि कई चीजें उसमें स्ट्रक्चरली इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं हमेशा कि नहीं, ICICI बैंक वाले चाय पानी पिला दें तो वो एफिशिएंट हो गए, और SBI वाले चाय पानी ना पिलाएं और एफिशिएंट नहीं हुए। तो ये एफिशिएंसी के पैरामीटर्स बहुत अलग अलग हैं। इसमें दर्शक शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं बस एक पॉइंट लास्ट में एंड करूंगा इस वाले डिस्कशन में कि देखिए, SBI जो है या LIC जो है वो बेसिकली छोटे गरीब लोगों को या डाउन रोडन जो एरियाज हैं, जो पिछड़े हुए एरिया हैं, उनको भी कैटर कर रहा है। उसमें ICICI नहीं जाएगा या बिल्कुल। प्राइवेट एक्सिस बैंक नहीं जाएगा। तो उनको लोगों को सर्व कौन करेगा? और हिंदुस्तान में 90% पॉपुलेशन जो है वो ऐसे एरियाज में रह रही है या बहुत गरीबी गरीबी में रह रही है। तो उसमें इस तरह की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं होगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा? तो उसमें इनफैक्ट हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो नहीं, भी कहीं आपने गाँव बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। और आप अभी थोड़ी देर पहले जब आप शेयर मार्केट की बात कर रहे थे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तक जो सरकारी बीमा कंपनियों का IPO आया तो उसका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। 2017 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का IPO आया था, और वो शेयर जो है करीब 700 से 800 पे वहां पे ऑफर था उसका, और करीब 748 रुपए पे वो कंपनी लिस्ट हुई थी, और आज उसकी कीमत 140 रुपए है नरेंद्र जी। इसी तरह से जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसकी लिस्टिंग 857 रुपए पे हुई थी, और आज उसका जो शेयर प्राइस है वो 139 रुपए पे आ चुका है आज की डेट में। तो ये हमें देखना होगा, क्योंकि हाइप अलग बात है और जो वास्तविकता है शेयर मार्केट की वो अलग चीज है। खैर, हमने शुरुआत की थी एक थोड़ी सी
जो बेरोजगारी और उसमें जो चिंताएं जताई जा रही हैं उसको लेकर के एक नेगेटिव शुरुआत थी, लेकिन अब हम अंत जो करेंगे वो एक खुशनुमा खबर है। थोड़ी सी जो है संतोष, थोड़ा सा संतोष और थोड़ी सी हमें एक वो राहत देती है ये खबर। ये कहती है कि इस साल जो है 2022 में इंक्रीमेंट जो होंगे नौकरियों में वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होंगे। और ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, इसने एक कॉर्न फेरी इंडिया सर्वे को आधार बना के ये बात इन्होंने कही है। मैं चाहता हूं कि जरा आप इस पे भी नजर डालें कि एक तरफ जब हम इतनी खास करके कोविड से की जो चुनौतियां हैं उससे जूझ रहे थे, और ये रिपोर्ट कहती है कि हम जो इस साल इंक्रीमेंट होना है वो प्री कोविड लेवल पे चला जाएगा। हालांकि ये कॉर्पोरेट जॉब की बात है, जो फॉर्मल जॉब है उसी की बात ये कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको दिख रहा है कि इस तरह का कोई ट्रेंड है कि इतनी खुशनुमा हमें खबर मिल जाएगी? ये बात सही है, मतलब जो हम 90% और 10% की बात है, तो कई ऐसे सरकारें ये बोल रही है 80% और 20%, तो मुझे लगता है हाँ। कि एक्चुअल परसेंटेज इसमें बात की जाए कि जो 10% पॉपुलेशन है इंडिया, इंडस्ट्रीज की डेटा है ये, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉजिटिव नोट है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाई स्किल वर्कर्स हैं, जो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, आईटी वर्कर्स, जैसे एक हब है ये गुड़गांव में या बेंगलोर में, हैदराबाद, दिल्ली में, नोएडा में, तो उनके लिए अच्छी खबर है। और वो इनफैक्ट मैं भी दोस्तों से बात कर रहा था या मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, बिल्कुल ये दिख रहा है कि जो 2019 में एवरेज सैलरी हाइक का जो परसेंटेज था वो 9.25% था 2019, मतलब प्री कोविड में। वो घट के हो गया 6.8% 2020 में, और 21 में थोड़ा सा बढ़ा 8.4% हो गया था, मतलब लास्ट ईयर 2021 में। अब उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो कि मुझे भी लगता है कि उस 10% पॉपुलेशन के लिए, या जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं जो इंडियन इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, जो बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। और क्योंकि वो सर्वे करते हैं और वहाँ के जो एक तरह से बोर्ड्स होते हैं या जो वहाँ के मैनेजर्स होते हैं उनसे वो इंटरव्यू करते हैं, उसमें वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस साल 2022 में 9.4% हाईएस्ट जो है सैलरी हाइक होगा। जी। ये जरूर कहें कि प्री कोविड से लगभग बराबर ही हो गया, थोड़ा सा उससे भी थोड़ा सा हाई है, वो 9.25% था, अब 9.4 हो गया है, 9.4% हो गया है, तो ज्यादा है। लेकिन दूसरा डेटा ये भी बता रहे हैं, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज ही है, और वो इनफैक्ट हम भी शेयर करते रहे, आप मतलब सभी सभी लोग, कि पोस्ट कोविड पर्क्स जो हैं वो इंक्रीज करने वाली है ये कंपनियां, अच्छा। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो एडिशनल वेलनेस बेनिफिट्स है, वेलबींग का, मतलब लोगों की खुशहाली के लिए 46% हम बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। उसमें से अलाउंसेस, होम अलाउंस, ऑफिस की बात हो रही है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम काफी हो रहा है, तो कह रहे हैं 43% जो है कंपनियां वो भी पे करेंगी इस तरह का अलाउंसेस। और लास्ट में वो ये भी कह रहे हैं कि जो वाईफाई और इस तरह के जो डेटा कार्ड, यूटिलिटी बिल्स जो आए हैं, 60% हम वो भी इंक्रीज करेंगे। तो ये एक तरह से पॉजिटिव न्यूज है। और लास्ट एक डेटा इसमें ये भी है, क्योंकि जनरली इंफॉर्मेशन के लिए भी है खर्चा पानी हमारा, तो वो एक पॉइंट ये भी इसमें डेटा ये कह रहे हैं कि 40% एम्प्लॉइज जो हैं अभी जी। जो काम कर रहे हैं, जो डेटा ये इकट्ठा किया गया 2021 में, तो उसमें वही कह रहे हैं कि वो कोई और जॉब चाह रहे हैं, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में एट्रिशन रेट जो है वो पॉसिबली इंक्रीज करना चाह रहा है। इसका मतलब दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं लोग। तो एक तरह से इस मतलब ये कहें कि टॉप 10% के लिए आपको 9.4% जंप भी दिख रहा है सैलरी में, पर्क्स भी बढ़ने वाले हैं, और जॉब भी छोड़ना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि हो सकता है कि और जगह उनको ज्यादा जंप दिखे। तो ये पॉइंट भी जी। पॉजिटिव है लोस पॉपुलेशन के लिए। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ अच्छा हो आने वाले समय में। नरेंद्र जी, आपने आज की सुर्खियों पे हमारे व्यूवर्स को बहुत विस्तार से बताया, खबरों को परत दर परत जो है उधेड़ के उसमें झांकने की कोशिश की और उनमें से कुछ मर्म निकाले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये था आज का खर्चा पानी। अगले एपिसोड में आएंगे नई सुर्खियों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।